डीडी उर्दू पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के एतबार से भारत की स्टॉक मार्केट दुनिया की तीसरी बड़ी स्टॉक मार्केट है। गुज़िश्ता बरसों में डिजिटलाइजेशन के चलते बड़ी तादाद में लोगों ने शेयर बाजार में अपना पैसा लगाकर सरमायाकारी की और भरपूर मुनाफा भी कमाया है। भारतीय शेयर बाजार पर नजर डालें तो सन 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नाम की पहली शेयर ट्रेडिंग एसोसिएशन का भारत में आगाज हुआ, जिसे बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नाम से जाना जाने लगा। यह एसोसिएशन 318 मेंबरान के साथ शुरू हुई और यही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत का पहला मंजूर शुदा स्टॉक एक्सचेंज बना। 1986 में सेंसेक्स लॉन्च किया गया। इसके बाद 1989 में BSE नेशनल इंडेक्स मंजर आम पर आया और फिर 1988 में सिक्योरिटीज इंडस्ट्री और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने और इनकी निगरानी करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कयाम किया गया। लेकिन जो लोग शेयर बाजार में शेयरों की खरीदो फरोख्त करते हैं, उन सभी को ये जानना भी जरूरी है कि आखिर उनके जरिए खरीदे और बेचे गए शेयर को रखने की जिम्मेदारी किसकी है। जी हाँ, मौजूदा दौर में सभी तरह के शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखा जाता है और इसे रखने का इख्तियार और जिम्मेदारी दी गई है सिक्योरिटीज को। और इसे जानने और समझने के लिए आज हम बात करेंगे 22वें कानून डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 की, जिसे कानून बनने से कबल 20 सितंबर 1995 को एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया गया था। 31 सेक्शन पर मबनी इस कानून में 2018 में नई रेगुलेशंस आईं। ये कानून सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात और डिपॉजिटरीज के लिए रेगुलेशन तय करता है। इस एक्ट के सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे बेनिफिशियल ऑनर, बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, डिपॉजिटरीज, इशूअर, पार्टिसिपेंट्स, बाईलॉज वगैरह। इसी कानून के तहत शेयर जारी करने वाले, शेयर रखने वाले और शेयर खरीदने वालों के हुकूक और जिम्मेदारियों को तय किया जाता है। आज की पेशकश में इस अहम कानून पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क, अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। भारत न सिर्फ तेज़ रफ्तार तरक्की कर रही है भारतीय मईशत, बल्कि ये एक दुनिया की तीसरी बड़ी स्टॉक मार्केट भी है। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया को तरक्की मिली, वैसे वैसे भारतीय लोगों ने भारतीय शेयर बाजार में भरपूर सरमायाकारी की है। ऐसे में मुल्क के हर इन्वेस्टर्स के लिए उन कवानीन को समझना भी बहुत ज़रूरी है जिनका ताल्लुक उनके इन्वेस्टमेंट से सीधा जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 की। आखिर ये क्या है कानून और इसका ताल्लुक आपसे किस तरह है, इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए, जानने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं मोहतरमा मोनिका सूरी साहिबा, आप CS हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और आप दूसरी हमारी खास मेहमान हैं एडवोकेट शीला आसवानी साहिबा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं शीला साहिबा से। आप पेशे से एडवोकेट हैं और जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की और इस कानून की बात कर रहे हैं डिपॉजिटरीज एक्ट की 1996 की, मैं जानना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को ये पता लगे कि किस तरह हमें इस कानून की ज़रूरत महसूस हुई और भारत में इस कानून को किस मकसद के तहत लाया गया। जो डिपॉजिटरी एक्ट है 1996 में, हर एक एक्ट अपने आप में एक पर्पस होता है, उसका स्पेशल एक अचीवमेंट होता है कि आने के लिए। पहले जो हमारी शेयर बाज़ार थे वहाँ पे, तो उसमें ओपन यानी क्राई ओपन था,
यानी दैट मीन्स ब्रोकर्स थे वहाँ पे, कोई सिस्टमेटिक तौर पे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि किसके पास शेयर जा रहे हैं, किसके पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था, ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा होती थी, स्टैम्प ड्यूटी हमें इतना पे करना पड़ता था, एंड दैट मीन जो हमें सर्टिफिकेट इशू होते थे, ठीक है, कंपनी की तरफ से, कि क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, कि वो जेन्युइन है, और डैट मीन्स कि कोई हमारा जो ये सर्टिफिकेट्स है कि चोरी ना हो जाए, और उस सर्टिफिकेट अपने पास आप रख रहे हो, एक कागज़ का टुकड़ा तो ये है, वो एक कागज़ का टुकड़ा है, आप उसे कहीं भी लेके जा रहे हो, वो फट जाए, डैट मीन्स इस सब ऑफेंस को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने डिपॉजिटरी एक्ट 1996 लागू किया। इसकी असेंट हमें 96 में मिली थी, लेकिन ये हमारा जो लॉ है ये 20 सितंबर 1995 को इन्फोर्सेबल हो गया था। यानी प्रेसिडेंट साहब की जो असेंट मिली थी वो बाद में मिली थी, लेकिन इन्फोर्सेबल पहले हो गया। यानी एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको हमने लागू कर दिया था देश में, और उसके बाद में बाकायदा कानून बनके इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 1996 में। हमारे काफ़ी लॉज ऐसे होते हैं कि दैट मीन्स कि पहले हमारे इन्फोर्सेबल भी हो जाते हैं और कि बाद में उनको प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिलती है, लेकिन जनरल रूल तो यही है कि प्रेसिडेंट साहब पहले अपनी असेंट देंगे, जो लॉ बनता है पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, देन फाइनली असेंट मिलेगी प्रेसिडेंट साहब की, तब हमारा ये लॉ इन्फोर्सेबल होता है इन ऑफिशियल गजट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट था कि इन्फोर्सेबल पहले हो गया था 20 सितंबर 1995 को, और असेंट मिली थी प्रेसिडेंट साहब की 1996 में। इसी सवाल पर मैं जानना चाहूँगा मोनिका सूरी साहिबा से कि इसी पर अगर हम रोशनी और डालें तो आपकी नज़र में कितनी अहमियत थी उस वक्त इसको लाने की, और क्या कुछ तकाजे थे, वक्त की ज़रूरत थी कि जब ये कानून लाया गया? जब हम वक्त की नज़ाकत देखें, जो उस समय जो ज़रूरत थी, 1988 में सेबी आया, 1992 में उसे एक्चुअली ऑटोनॉमी मिली और स्टैचर मिला, लेकिन उस समय भी जो ज़रूरत थी, हम लोग हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ईरा से हम निकल रहे थे, तो बहुत ज़रूरी था कि हमारे इवन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के साथ रहने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारा कोई ना कोई ऐसी तरीका हो कि जो भी इन्वेस्टमेंट एक कॉमन मैन कर रहा है उसके लिए बहुत ही ईज टू ट्रेड हो। तो उस टाइम को देखते हुए हालांकि सेबी आ गए थे, लेकिन फिर भी 1996 में डिपॉजिटरीज को लाना बहुत ज़रूरी था, जिससे चाहे वो इशूअर है यानी कि कंपनी, चाहे वो इन्वेस्टर है यानी कि आप और मैं, और चाहे वो इंटरमीडियरी है यानी कि एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो ब्रोकर होता है, तीनों को ही बेनिफिट हो और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रहे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टाइम था वो, और बहुत ज़रूरी था कि एक एक पैसा जो आपका और मेरा हार्ड अर्नड है उसकी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रहे। तो उस पर्सपेक्टिव से उस समय सेबी और सेबी के बाद ये डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 आया। और आपने तीनों की बात की, तीनों पर किस तरह से असर डालता है? जब हम बात करते हैं इशूअर की, यानी कि एक कंपनी, जो एक कंपनी मार्केट में आती है, अपना आईपीओ लेके आती है या एफपीओ लेकर के आती है, तो इतना ज़्यादा उनका शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वो इसको एक सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ते हैं, तो उन्हें समझ होगी। इतना मैसिव शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, और उसकी अगर आपकी स्क्रिप्ट्स हैं या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क होता है। तो बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा सिस्टम आए, कोई ऐसी बॉडी आए जो कि NSDL CDSL के थ्रू आई, जहाँ पे पेपरलेस ट्रांजैक्शंस हो पाए और सेम टाइम पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें भी सामने आ सकें। सो एक इशूअर को यानी कि एक कंपनी को उस तरह से बेनिफिट आया, जहाँ पे शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल ही डीमैट फॉर्म में जब वो आई, तो पेपरलेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू एक बहुत ही उनका डायरेक्ट कनेक्ट हो पाया एक नॉर्मल इन्वेस्टर का एक कंपनी के साथ। जब इन्वेस्टर की बात करें तो हमारा सबसे पहले है कि हमें फेथ होना चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी कि जिस कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो जेन्युइन है। तो अगर मेरा फेथ है तो मैं सालों साल उसी कंपनी में इन्वेस्ट करती जाऊंगी। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आई और पेपरलेस ट्रांजैक्शन था, तो डीमैट कोड के थ्रू हम एक्सेस कर सकते थे कि इतनी होल्डिंग है मेरी, और आज तो आप और मैं फ़ोन पे देख सकते हैं कि कितनी होल्डिंग है, लेकिन उस समय भी जो सिस्टम था उसके थ्रू एक ये बहुत ही बड़ा इनोवेशन था जो हमारी कंट्री को मिला। सो डीमैट सिस्टम थोड़ा सा उस समय एक्सपेंसिव ज़रूर था कंपनीज़ के लिए, क्योंकि इतनी शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम और सेबी लेकर के आए थे,
तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा उस समय, हालांकि आज है, पर उसके फायदे आने वाले काफी वक्त में काफी हमें सालों देखने तक को मिल गए। आज हमें हमारा मिल गए। देश जो है स्टॉक मार्केट में, सर ने कहा कि हम 3rd पोजीशन में हैं, तो उसका कहीं ना कहीं वही है जो आज से 22-23 साल पहले। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गए, जहां आपने कहा कि पेपरलेस हम लोग हुए इस शेयर के मामले में, या डिबेंचर्स हैं, जो भी हम चीज लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण को बचाने में भी एक बड़ा रोल प्ले किया, जहां हम पेपरलेस होकर के आगे बढ़े। एब्सोल्युटली। और एक बहुत ही जरूरी है जो थर्ड आई जो हमने बोला, इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। एक इंटरमीडियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर हम आगे जाकर के हमारी जितनी भी सेबी की रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, अगर वो देखें तो उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को एक बहुत ही डिफरेंट स्टैचर दिया है। वो एक कनेक्ट है एक इशूअर और एक इन्वेस्टर के बीच में। तो वो कैसे दोनों को लेकर के आए, हाँ, उनके लिए एक कमीशन है, ब्रोकरेज है, कई बार कुछ ना कुछ मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन ये आप कभी भी कोई सिस्टम लाएंगे, उसका रिफॉर्म लाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आज मेरे ख्याल से ये भारत के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि तीनों इशूअर, इन्वेस्टर और इंटरमीडियरी मिलकर के जो आज हमारी फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट्स हैं, आई थिंक बहुत पॉजिटिव। यानी हमारी देखा जाए हमारी इकोनॉमी को, हमारी मईशत को जो मजबूती मिली है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस कानून ने एक अहम रोल प्ले किया है। इसके ऊपर और मजीद जानने के लिए शीला जी से जानना चाहेंगे मैडम, क्या कुछ इसमें सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, और क्या कुछ उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे व्यूअर को पता होने चाहिए? सर, एक्चुअली के जो हमारे जो व्यूअर्स हैं और देश की जनता है, उन्हें ये तो पता है कि डिपॉजिटरी एक्ट हमारा आ गया है 1996 में, लेकिन अभी भी वो इस चीज़ से महरूम है कि आफ्टर ये डिपॉजिटरी एक्ट है क्या? इसमें एक्चुअली डिपॉजिटरी का ज़बरदस्त रोल है। और डिपॉजिटरी जो है इसके अंदर सेबी के अंडर में काम करता है, सेबी के कंट्रोल में। जो सेबी के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर करवाते हैं। एक्चुअली क्या है, इसका एक हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज़ कि ए और बी है, क्योंकि देश की जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने समझ तो लिया है कि डिपॉजिटरी एक्ट है क्या, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़े से रूल्स से अभी मालूम नहीं है। समझाने के लिए ही हमारी ये पेशकश रहती है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक एक कानून के बारे में समझ सकें। इसलिए आज हमारी ये कोशिश है। जी, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर सपोज कि ए एंड बी कोई 2 पर्सन है, वो अपना शेयर्स लेना चाहते हैं, वो कैसे लेंगे? पहले तो डायरेक्टली हम खरीद लिया करते थे, ठीक है, ओपन क्राई मार्केट होता था, लाइक बहुत ही चिल्लाना ये, तो वहाँ से हम खरीद लिया करते थे। ब्रोकेज होते थे, ये तो ब्रोकेज जाता था वहाँ पे, या फिर इन्वेस्टर जाते थे वहाँ पे उस प्लेस पे। लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब पूरा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का रखा है अपना। ए फॉर एग्जांपल ए और बी है, वो अपना शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो कैसे लेंगे? रिलायंस से लेना चाहते हैं, ठीक है, रिलायंस के शेयर से वो डायरेक्ट रिलायंस के पास नहीं जाएंगे। रिलायंस ने क्या करा है, यहाँ पे सेबी ने क्या करा है कि अपना एक डिपॉजिटरी बना दिया है। उसके 2 है, हमारे इंडिया में 2 है हमारी डिपॉजिटरी, NSDL एंड CDSL, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये 2 हमारी है। आप इनके थ्रू ही ले सकते हैं जो भी आपको शेयर चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। अब ए और बी क्या करेंगे, ठीक है, अच्छा NSDL है और CSDL है, चलो डायरेक्ट जाते हैं, लेकिन नहीं, वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे उसके पास, वो जाएंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उनके थ्रू जाएंगे, राइट। लेना उनको जो शेयर है, रिलायंस ने अपने सारे शेयर्स, पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं, इसके अंदर हमारे ब्रोकर्स आ जाते हैं। yes. जिनको हम पुराने जमाने में बाकायदा तौर पर एक ब्रोकर, जहां आप डीमेट अकाउंट खोला करते थे, तो ये हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं। वो रजिस्टर्ड होंगे, DP हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और वो सेबी उनको रजिस्टर करेगा। नहीं, ये अधिकार किसके पास? जैसे रिलायंस के अगर शेयर चाहिए उनको, XYZ, कोई भी, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, तो हम किसी भी कंपनी को कह सकते हैं। जैसे रिलायंस के हमें शेयर चाहिए, ठीक है, तो शेयर्स हमें मिल गए हैं NSDL और CDSL को, दोनों के पास। अब वो लीगल ऑनर कौन है? NSDL एंड CDSL लीगल ऑनर ही बन गए। अब इसी लीगल ऑनर से आपको AB को शेयर चाहिए, तो वो DP के थ्रू अप्रोच करेंगे। DP उनका अकाउंट खुलवाएंगे, डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे। डीमेट अकाउंट एक ऐसा है तो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आप अपना सिर्फ जो आपके सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ मीन्स स्टॉक, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके डिबेंचर्स, ये सारे हमारे सिक्योरिटीज़ हैं। ये सिक्योरिटीज़ हमारे वहाँ पे डीमेट अकाउंट में स्टोर रहेंगे। अब आपको ट्रेडिंग करनी है, तो फिर ट्रेडिंग का एक अलग अकाउंट है जो आपके जो सेविंग बैंक से कनेक्ट होता है, यानी डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों आपको खुलवाने होंगे। ये आपके ईमेल पे भी, मोबाइल पे भी एक ग्रो है, लाइक एक ग्रो ऐप है। आप यहाँ पर हम लोग किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, okay. तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाकर
करके आप इस तरह की खरीदारी Yes. कर सकते हैं, बेच सकते हैं। But it यहाँ should तक be अगर मैं registered. कहना चाहूँ तो हमारे स्टॉक्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वगैरह के लिए एक बैंक का काम करती हैं Yes. डिपॉजिटरीज, Yes. जहाँ पर आपका ये सब कुछ जमा रहता है। एक इन्वेस्टर पर किस तरह से ये जो हमारा डिपॉजिटरीज एक्ट है, इन्वेस्टर पर किस तरह से एक असर डालता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरह से उस पर असर डाल रहा है। जी देखिए, इन्वेस्टर्स भी जहाँ तक अगर मार्केट को रीड किया जाए तो दो तरह के हैं। एक जो जैसे हमारे सामने भी बैठेंगे भी इन्वेस्टर्स ही हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स, यूथ, थोड़े से सेमी क्वालिफाइड, नोइंग, नॉट कम्प्लीटली अवेयर, पर ये भी एक कैटेगरी है। और मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है जहाँ पे ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आज यूथ पावर भी जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है। और जो सेकंड कैटेगरी हुई वो मिडिल लेवल या जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हुई जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो जब डीमैट की हम बात करते हैं, आप जब उसको एक इन्वेस्टर अपने, चाहे एक हार्ड अर्नड मनी कोई भी कंपनी में, मैम ने बोला रिलायंस, चाहे एक वो ब्लू चिप कंपनी है या आप एक नॉर्मल कंपनी में कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एनी ऑफ दीज एप्स विच आर कमिंग अप इन द मार्केट, आपको यही चाहिए कि एक जो एक कॉन्सेप्ट होता है ROI, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज अगर मैंने 100 रुपया लगाया है तो 1 साल के बाद वो उसमें मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक ये कैलकुलेटिव फिगर मेरे को एज अ इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आज आपके लिए अवेलेबल है। मतलब आप चाहे तो वो एप्स के थ्रू या फिर इवन जिस तरह के आजकल हमारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं और जिस तरह के NSDL CDSL ने भी जितनी अवेयरनेस पैदा करी है, उसके हिसाब से एक बहुत ही कैलकुलेटिव फिगर आ सकती है जहां पे आपको और मुझे पता रहे कि मेरे को कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा आज से XYZ ईयर्स के बाद। मोनिका जी, एक चीज और जानना चाहूंगा यहाँ पर आपसे कि एक फ्रॉड का जो मसला होता था पहले, जी उसको कंट्रोल करने में इस तरह की जो कानून थे उन्होंने कितना अहम रोल प्ले किया है कि ट्रांसपेरेंसी जी, और दूसरा कहीं फ्रॉड ना हो, क्योंकि आपका भी एक लंबा तजुर्बा है, आपने वो दौर भी देखा है जहां बहुत सारे स्कैम सामने आते थे। और अब हम उसको कितना कंट्रोल कर पाए? उसको कंट्रोल बस उसी में, क्योंकि अब जो है इतनी ज़्यादा, एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत ही ऑब्वियसली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जहाँ पे भी जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आपको ये पता रहेगा कि आज से 1 साल के बाद मुझे इतनी इनकम वापस मिलेगी। तो उसके वजह से चाहे आप एक टैक्स का पर्सपेक्टिव लीजिए जो सर बोल रहे हैं, चाहे आप एक टैक्स का पर्सपेक्टिव लीजिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है या कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है, आज से 10-15 साल पहले या जब ये वाले नहीं थे एक्ट या ऐसे रेगुलेटर्स नहीं थे या NSDL CDSL नहीं थे या फिर सेबी एज अ रेगुलेटर नहीं थे, तब थी प्रॉब्लम्स। लेकिन आज मेरा टैक्स इवेजन भी, मैं ये नहीं कहूंगी एलिमिनेट हो गया, पर बहुत मिनिमाइज हो गया, बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, मुझे कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब है। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मैंने 1000 रुपए XYZ सिक्योरिटी में डाले हैं, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है, आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरा 20% कैपिटल गेन भी लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये एक चीज है जो सामने एज अ इन्वेस्टर, इवन इफ आई एम एमेच्योर इन्वेस्टर, मेरे को पूरा मार्केट के बारे में नहीं पता, तब भी मुझे जो आज सिस्टम बन गया है इस रेगुलेटर के थ्रू और मेरे डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू, मतलब मैं इतना कैलकुलेट कर सकती हूँ, मेरे को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस है। यानी जो उस वक्त खतरा था कि अगर किसी को पता नहीं है तो उसको लगता था कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, उसको भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं, चाहे वो उसको मालूम ना हो, लेकिन कानून के जरिए उसको भी सेव करने की कोशिश की गई है ताकि वो उसका जो भी पैसा है जी, उसकी जो मेहनत की कमाई है वो कहीं उसकी जाया ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बारे में सर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे कंपनी है, हम कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर सिक्योरिटी के तौर पे लेके, ठीक है, तो कंपनी हमें बोनस भी देती है लाइक डिविडेंड्स वगैरह, तो वो हमें कैसे मिलेंगे? पर लीगल ऑनर तो हमारे ये NSDL CSTL हैं और जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कैसे पहुंचेगा? तो इसके बीच में एक मीडिएटर होते हैं RTA, रजिस्ट्रार ट्रेडिंग एजेंट, लाइक ये एजेंट है, DP भी हमारा एजेंट ही है, जो एजेंट हमें सीधा डिपॉजिटरी के पास लेके जाता है, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो अब हमारे जो कंपनी के हैं
इशूअर, तो उनके जो डिविडेंड्स हैं या बोनस है हमारे इन्वेस्टर के पास कैसे पहुंचेंगे? कैसे जो ठीक है, तो ये आरटीए ही देते हैं, आरटीए ही उनको डीमेटलाइजेशन या रीमेटलाइजेशन करते हैं। डैट मीन्स कि जो हमारा फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म में उसको इलेक्ट्रॉनिक में लेके आना, डीमेटलाइजेशन, एंड रीमेटलाइजेशन मीन्स कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसको फिर फिजिकल में लेके आना। ये काम हमारा आरटीए करता है, एजेंट। इसमें 5 पर्सनैलिटी होती हैं, 5 का जो हमारा डिपॉजिटरी बना हुआ है एक्ट, इसमें 5 पर्सन होते हैं, इशूअर, और फिर आपका डिपॉजिटरी, फिर डीपी, फिर आपका इन्वेस्टर्स, एंड 5th है आपका आरटीए, रजिस्ट्रार ट्रेडिंग एजेंट। ये लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं कि Yes, yes. ये क्या और होता है और ये सबसे क्या बड़ी करता बात है, सबसे बड़ी बात है कि पहले हमें क्या था कि कोई भी मेंटेन नहीं था हमारा रिकॉर्ड पहले, भाई जी किसके पास है किसका नहीं। अगर मान लो सपोज आपके पास कोई सिक्योरिटीज़ है या आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो मैंने किसी ने चोरी कर लिया है, तो डैट मीन जिसके पास पोजीशन है वही माना जाएगा। ऑनरशिप आप प्रूफ करते रहिए कैसे आया कैसे नहीं आया। काफ़ी लोग थे कि आपके अमाउंट है ले लिया किसी और के नाम, लाइक बेनामी ट्रांजेक्शन, इसको भी काफ़ी हद तक रोका गया है। एक बिनामी ट्रांजेक्शन है, डैट मीन्स की प्रॉपर्टी आपकी है, पैसा आपका है, लेकिन आपने लिया किसी और के नाम है। लोग करते हैं, इसके अंदर भी होता है। इस सब को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ही ये एक्ट लाया गया कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो, पूरा रिकॉर्ड हो। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे तो पूरा हमारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपके मोबाइल से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। बैंक और डिपॉजिटरी जो हमारा है, और दिस बैंक डिपॉजिटरी वर्सेस बैंक हमारा होल्ड करता है मनी। डिपॉजिटरी जस्ट लाइक ए बैंक ही है देखा जाए तो, लेकिन बैंक में हमारा मनी होल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिटरी हमारी सिक्योरिटीज होल्ड करता है, और उसके पास कस्टडी भी है, सेफ भी है। आप जैसे लाइक ए फोन है, समय में बहुत सारे केसेस इस तरह के सामने आते थे कि वो शेयर्स थे वो रख करके कहीं भूल गए, Yes. बाद में उनके किसी Yes, वारिस yes, को मिल yes. रहे हैं तो वो फिर Yes. जाते हैं उसको क्लेम करते हैं कि बिल्कुल। हमारे पास ये होना चाहिए। अब पता नहीं वो कंपनी रही है नहीं रही है, वो भी एक अलग मसला जी। है। और पहले क्या था कि हम शेयर लेके जाते थे, ये लीजिए हमारे शेयर्स। अब ऐसा नहीं है, अब ई फॉर्म में है। सपोज मुझे आपको पैसा अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो मैं आपको 10,000 कर रही हूँ, 10,000 थोड़ा आएगा साथ में, वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जाएगा। तो शेयर भी ऐसे ही काम करेंगे। मैं आपके पास पेपर लेके नहीं आऊँगी कि मेरा पेपर आप ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही आपके पास आएगा। आप इसको प्लेज भी कर सकते हैं, हाइपोथेकेशन में भी कर सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं आपको इस इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में। तो बहुत ही में बेनिफिट्स हमें मिले हैं इसमें, बहुत बेनिफिट्स मिले हैं, बहुत लेकिन यहाँ एक ज़्यादा। सवाल और सबसे आपसे बड़ी जानना बात है कि चाहूंगा कि कंट्रोल है, कंट्रोल जो कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास नहीं सेल करेगी, बीच में आपके डिपॉजिटरी आएंगे, और डिपॉजिटरी अपना काम किससे करवा, खुद नहीं जाएगा, वो डिपॉजिटरी अपना काम करवाएगा डीपी से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक एजेंट है वो, तो एजेंट ही इन्वेस्टर के बीच में, इन्वेस्टर के बाद जो भी है डिपॉजिटर पहुंचनी है तो वो डीपी ही काम करेंगे। ये पांचों जो आपने बताए हैं, इसके अंदर आप वकील हैं पेशे से, डिस्प्यूट्स किस तरह के आते हैं? इस कानून को जब जाहिर सी बात है बनाया गया तो इसके अंदर डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने के जो प्रावधान थे वो दिए गए, तो किस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं? इसमें से सपोज कि सेबी ने गाइडलाइंस दे रखी हैं, और इसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना है। सपोज इनके मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स, अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, और अगर बोर्ड मीन्स सेबी, उनको हम यहाँ पे बोर्ड ही बोलेंगे, है ना। तो बोर्ड ने मंगवाया है कि फर्निश करिए सारे रिकॉर्ड्स, या हमें दिखाइए, उनसे मांग रहे हैं, तो वो नहीं देते तो पेनल्टी बहुत ज़बरदस्त, प्रावधान इतने कड़े कर रखे हैं इसके अंदर। अमेंडमेंट भी हुए हैं वक्त को देख के। इसमें 1 लाख तो पेनल्टी है ही, अगर आप फिर भी फेल हो जाते हैं तो मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ ईच पर ईच डे, यानी 1 लाख तो देने थे नहीं, अब फिर भी आप फेल हो जाते हैं, कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी हर एक दिन 1 लाख रुपीस लगेगा, और वो मैक्सिमम करोड़ तक जाएगा, 1 करोड़ तक जा सकता है। यस। यानी पेनल्टीज देखा जाए तो बहुत अच्छी बहुत हाई रखी है, गई हैं, बहुत हाई ताकि है। कहीं भी किसी तरह का फ्रॉड ना हो, फ्रॉड लोगों ना के दिल हो। में एक डर भी होना चाहिए, और Yes. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी होना और चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि डिपॉजिटरी एक्ट आने के बाद हमारी स्टैम्प ड्यूटी खत्म हो गई। पहले हमें बहुत ही भारी मात्रा में स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, हमारा अपना पैसा है, हम क्यों स्टैम्प ड्यूटी में दें। तो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो स्टैम्प ड्यूटी खत्म हो गई है। सबसे बड़ी बात है सर, सबसे बड़ी बात है ये सबसे अहम और मुद्दा है। हाँ जी, और इसके अंदर काफ़ी सारी पेनल्टीज है। अगर मान लो कि कंट्रावेंशन हो रहा है, कोई अबैट भी कर रहा है, अबैट मीन्स कि किसी को एडवाइस देना, भाई तुम ऐसे काम करो, ऐसे करो, डैट मीन्स अबैट भी हमारी इंस्टिगेट, उकसाना, उसको कॉन्स्पिरेसी करना, एक योजना बनाना, लाइक ऐड करना। ऐड मीन्स कि उसको किसी भी तरीके से फैसिलिटी देना, लाइक इनकम में या हर चीज़ की उसको श्रेय देना, ये भी अबैट में ही है। अबैट हो गया, एडवाइस हो गया, कंट्रावेंशन, अटैम्प्ट भी कर रहे हो, क्योंकि हमारी क्राइम की भी स्टेज होती है, आपको यहाँ प्रिपरेशन में भी सज़ा मिलेगी। डैट मीन्स अटैम्प्ट मीन्स कि कमिट नहीं हुआ है,
अटैम्प्ट हो रहा है, इस स्टेज पे भी प्रावधान बड़े कड़े हैं। ये ऑफेंस जो है ये हमारे लिए आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत हो रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं और आपके फ़ोन पर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, वीडियोस होती हैं, आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और ये होगा और यहाँ कर लीजिए, आपको इतना उसका रिटर्न मिल जाएगा, और आखिर में वो डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि आप हमारी राय को ना मानते हुए किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। तो इस तरह लोगों को उकसाना और एक मास लेवल पर जो लोग ज़्यादा नहीं जानते उसको ये बताना कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए और उसका ये मिलेगा, बहुत सारे आज इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं। उनके लिए आप किस तरह से इस कानून के तहत बताना चाहेंगी कि उनके लिए सख्ती कहाँ की गई? यस, अगर कोई एक्ट आता है स्पेशल तो किसी पर्पस के लिए आता है। हर एक एक्ट का आने का एक पर्पस होता है कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कोड बनाई जाए। बाकी हमारे जो न्यायालय है वहाँ पे इतने सारे केसेस होते हैं कि उनका नंबर्स नहीं कब आते हैं, तो स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल इसी बात के लिए ही जजेस होते हैं, ऑनेबल कोर्ट्स होते हैं। जो ऑफेंस जो मैंने आपको बताया था, कंट्रावेंशन करना या फिर अटैम्प्ट करना या अबैट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, इसकी जो डिस्प्यूट है ये हमारे जो जिला न्यायालय है स्पेशल कोर्ट, वहाँ सुनवाई होती है इनकी यहाँ पे। और फास्ट ट्रैक क्या बोर्ड में किसी तरह का कोई बोर्ड बनाना इसके अंदर इस कानून के तहत, या सीधा वहाँ से जो भी डिस्प्यूट होगा सीधा अदालतों की तरफ जाएगा? नहीं, पेनल्टी जो है जैसे सपोज कि अगर कोई कंप्लाइंस नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई इसमें एक और है, अगर कोई अनफेयर बिजनेस कर रहा है, अनफेयर बिजनेस, उसका प्रावधान बहुत कड़ा है। शैल नॉट लेस देन 5 करोड़ रुपीस, यानी 5 करोड़ से कम की फाइन नहीं होगा। 5 करोड़ तो देंगे एंड मे एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है वो। बहुत ज्यादा हो गया। यस, अनफेयर बिजनेस और right. बाकी जो भी वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, बोर्ड ने जो मांगा है, या फिर मैं सपोज कि जो हमारे अच्छा, अथॉरिटी इसमें सेबी ही रहेगी, सेबी जो है हमारा बोर्ड वही रहेगा। एडजुटिंग पावर है कि सेबी ने अपना चीफ बना रखा है, चीफ सेबी के, ठीक है, चीफ सिक्योरिटी सेबी में ही चीफ हैं, उनको बना रखा है कि आप अपना एडजुडिकेटिंग कीजिए अपना, ठीक है। तो वही अपना देखेंगे पेनल्टी वगैरह की। अगर कोई ग्रीवांस है, इन्वेस्टर के बीच में कोई ग्रीवांस है, ठीक है, और जो डिपॉजिटरी है या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और प्लस हमारे इशूअर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी पेनल्टी है। उनके ऊपर भी पेनल्टी यानी जितने हमारे जो डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स हैं और डिपॉजिटरीज भी हैं, उनके ऊपर भी देखा जाए जुर्माना लग सकता है। अगर कोई फोर्ज कर रहे हैं या फिर मेंटेन नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड, या फिर अपनी ग्रीवांस जो इन्वेस्टर्स के हैं उनके नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं, या उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं उनके रिमाइंडर पे भी, तो इसमें 1 लाख तो है ही है, प्लस आपका ईच डे 1 लाख लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईली इसमें पेनल्टी है वो हमारी अनफेयर बिजनेस में, जो 5 करोड़ रुपये है आपका, शैल नॉट लेस देन 5 करोड़ लगना है। और इसमें जितनी पेनल्टी हमारी मैंडेटरी है, यानी इसमें बोर्ड को पावर नहीं है कि डिस्क्रिशन पावर उनकी ख़त्म कर दी है कि चलो कुछ कम कर देते, नहीं, शैल तो शैल, मैंडेटरी तो मैंडेटरी, इतना लगना है तो लगना है, एंड मे एक्सटेंड टू वहाँ तक पहुँच सकता है। यानी देखा जाए तो सभी को कहीं ना कहीं इसके अंदर एक दायरे में लाने की कोशिश की गई है कि कानून के दायरे में ही आप लोग अपना कारोबार करें, और कहीं पर भी देखा जाए तो बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है, और अगर कोई करता है तो फिर उसके लिए जुर्माने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, ब्रेक के बाद फिर इसी पर गुफ्तगू होगी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और अब चलते हैं अपने सवाल और जवाब के दौर में, जहां हमारे स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जी, किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम शुभी वर्मा है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि आपने बात करी डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन के बारे में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था जब ये इस एक्ट में आया, और कैसे ये सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करता है, जो बात करता है बेनामी ओनर्स की और ऑस्टेंसिबल ओनर्स की। थैंक यू। ऑस्टेंसिबल ओनर मीन्स कि ये आपका टीपीए में दे रखा है, आपका 52 है इसमें ये। तो इसमें बेनामी ट्रांजेक्शन, पहले हम बेनामी ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे। बेनामी ट्रांजेक्शन इस एक्ट से पहले बहुत ज़्यादा होता था कि सपोज़ कि किसी के पास बहुत सारा अमाउंट है तो वो अपने नाम वो नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर आप कोई ले रहे हैं और आपके पास इनकम टैक्स, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स का भी है प्रोविजन, इसमें कंपनी एक्ट्स भी है, क्योंकि एनसीडीएल है जो हमारा, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड हुए हैं ये, ठीक है। तो आपको बताना होगा अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि बोर्ड अगर आपसे पूछ लेगा कि आपकी अमाउंट कहाँ से आया, तो फिर बेनामी ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए ही डिपॉजिटरी एक्ट लेकर आए हैं, दैट्स वाई। Ma'am, my question is,
we have electronic shares in DMAT account. So what is the process to change it into physical format? इसका प्रोसेस process है। आपका आरटीए है, आरटीए ही करेगा, रजिस्टर्ड ट्रेडिंग एजेंट। यही एक एजेंट है जो इस काम को करता है। सपोज अगर आपको डिविडेंड मिलना है, इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलना है, तो ये काम आरटीए करेगा। आरटीए इज ए एजेंट। डिमेटलाइजेशन करना है, डैट मीन्स कि फिजिकल से कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो ये भी आरटीए करेगा। और रीमेटलाइजेशन की यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक से फिर फिजिकल में आना है, तो ये भी आरटीए काम करेगा, उसका ही काम है ये। और सबसे इसमें एक बात और कहना चाहूँगी सर, इसमें आप अपील में भी जा सकते हैं, रिवीजन में भी जा सकते हैं। जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है लॉ के अकॉर्डिंग, वो इस पर एप्लीकेबल होगा। और इसमें कोर्ट, सपोज कि कोई केस बोर्ड ने कोई इंक्वायरी के लिए बिठा दिया है, ठीक है, तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं कि इंजंक्शन के लिए चले गए कि बोर्ड को रोका जाए कि मेरे से ये ऐसे सवाल ना पूछे। तो इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, कोर्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगी, ये पावर है यहाँ पे। जो बोर्ड का काम है बोर्ड ही करेगी। आप इसमें कोर्ट में कोई इंजंक्शन ऑर्डर लेके नहीं आएंगे कि स्टॉप, उनको रोका जाए, नहीं। क्या कोई सेटलमेंट का तरीका इसके अंदर होता है? किस Yes. तरीके से कोई प्रावधान दिया गया है? जी, प्रावधान दे रखे हैं डिपॉजिटरी एक्ट में कि अगर जो इन्वेस्टर हैं या फिर इनके बीच में डिस्प्यूट्स रिगार्ड हुए, ये पेनल्टी इंपोज हुई है, तो हम सेटल भी कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हमारी बोर्ड की ही मानी जाएगी। यस, और उसके लिए आप अपील में नहीं जाएंगे। जो बोर्ड ने डायरेक्ट कर दिया है, ऑर्डर दे दिया, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, चाहे आपके फेवर में हो या फेवर में नहीं हो, आप उसके लिए अपील में नहीं जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन वही लगाता है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है। जी, मोनिका जी कुछ कहना चाहते हैं? I'll just add one more point to what ma'am said, and since your question was on DMAT and REMAT, now the corporate side of it. Now, SEBI has made it mandatory that the entire public limited companies, the entire volume had to be in DMAT form, the entire share volume. But now it's become compulsory even for the private limited company. So this is an update which you should be well aware even as students. मेरा नाम आकाश है, मैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का एक छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि सन 2018 में जो हमारे इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, वो आम आदमी जो कि एक इन्वेस्टर है उसके लिए क्या फ़ायदे में देख के वो अमेंडमेंट्स की गई है? सर, अमेंडमेंट जो हमारी होती है वो वक्त को देख के, जो आजकल की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें पेनल्टी पेनल्टी के प्रावधान है बहुत कड़े कर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया भी आपको, अनफेयर जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए प्रावधान 5 करोड़ रुपए है, शेयर नॉट लेस देन 5 करोड़, यानी 5 लाख तो है ही, प्लस आपका 25 करोड़ तक भी आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो ये प्रावधान जो कराए हैं, डैट मीन्स कि कोई गलती ना करे। ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ा दी है, ट्रांसपेरेंसी ही पूरा है सब कुछ इसके अंदर, कि अपने रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। अगर कोई, क्योंकि हमारे जो क्राइम है वो होता है मैंसरिया पे। यहाँ पे अगर आपने सारा काम गुड फेथ में किया है, फिर भी गलती हो जाती है किसी पर्सन से, तो देखा जाता है कि गलती कैसे है, कि इसकी मैंसरिया है, ये क्या है, गुड फेथ में किया है, कैसे किया है, तो फिर उसके लिए प्रावधान, फिर उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है सर उस बंदे के लिए। यानी वक्त और ज़रूरत को देखते हुए Yes. इसके अंदर तब्दीलियाँ लाई गई, और तब्दीलियों का मकसद यही था कि कानून जो है वो इफेक्टिवली लागू हो सबके ऊपर, और लोग ये जान सकें कि अगर कहीं कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए कानून के अंदर सख्त प्रावधान दिए गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बताया कि हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं, बट डीमेट अकाउंट और डिपॉजिटरी के बीच में एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने देखा इतने स्कैम्स हो रहे हैं, केतन पारेख स्कैम था, अभी इतनी मूवी चली हर्षद मेहता की, तो इतने स्कैम्स होते, तो कैसे इन्वेस्टर को पता चलेगा कि वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है? हमें उसके थ्रू अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? ट्रस्ट की एतबार की बात ये हो रही है। रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी आपके डीपी हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं, और ये रजिस्टर्ड है या नहीं है तो आप कंपनी एक्ट में जाके देख सकते हैं, या साइट पे देख सकते हैं कि आप जिस भी एजेंट से आप डील कर रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आजकल आपको सब कुछ पर ट्रांसपेरेंसी है। क्या कोई सेबी की ऐसी कोई वेबसाइट है जहां जाकर के इनको चेक किया जा सकता है कि इनको ये रजिस्टर्ड है भी या नहीं? ये एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि कंपनी जहां रजिस्ट्रेशन ऐसा- एक्ट में, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप चेक कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वहाँ पे आप चेक करेंगे। The आपके regulations doubts- also provide that Yes. it need to be a public financial institution. So you will find all these public financial institutions. आप जब किसी से भी interact कर रहे हैं, आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, you have to be a aware consumer, aware investor. So go and recheck, have they been given, are they registered, and do they fall in that ambit of being called as a DP
or the public financial institutions. So that's सर मेरा एक सवाल और था जो मैम ने मेरे सवाल का जवाब दिया उस पर, कि जैसे कि हर इन्वेस्टर इतना अवेयर नहीं है आज के टाइम पे, और काफ़ी फ्रिक्वेंटली लोग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं अपने, बट वो कहीं ना कहीं शेयर्स और सिक्योरिटीज़ लूज़ कर रहे हैं। तो हम कैसे, मतलब हर कोई वो वेबसाइट के बारे में नहीं जानता है जिसमें हम जाकर चेक कर सकें कि वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जेन्युइन है या नहीं है, तो फिर हम इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में? जी मैम, अपना किसी से एडवाइस भी ले सकते हैं अगर उन्हें अवेयर नहीं है। दैट काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं जो पर्सन इलिटरेट भी होते हैं, तो किसी से अपनी एडवाइस भी ले सकते हैं। जी, वहीं को हमने कहा कि CDSL ने और NSDL ने बहुत सारे क्या नाम है अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप्स किए हैं, और बहुत अच्छी अवेयरनेस जो है उन्होंने क्रिएट की है। जैसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जागो ग्राहक जागो, यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड यू हैव टू बी अ अवेयर कंज्यूमर। सो सेम वे जब आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, आपके रेगुलेटर्स हैं, सेबी हैं, हम जो दोनों डिपॉजिटरीज की बात करी हैं, उनको जिन्होंने प्रमोट किया है, तो आप मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको आपके हर क्वेरी का आंसर मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपने जो करना है उसकी हर क्वेरी का आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे मॉड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं जानने के लिए आपके क्वेश्चन, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि आपकी जो क्वेरी है वो उससे रिलेटेड है, चाहे जो आपने पेनल्टी बताई, प्रोसीजरल बताया, प्रोसेस बताया, तो आप इन पोर्टल्स पे जाकर के भी आप देखेंगे, सो यू विल गेट रीजनेबली अ गुड ट्रेनिंग मॉड्यूल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। चलिए, आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो आपने पेनल्टीज की बात की, पेनल्टीज पे आपने रोशनी भी डाली, क्या कुछ ऐसे मामले आपकी नज़र में हैं या आपके पास कभी इस तरह के केसेस आए हों जहाँ ये पेनल्टीज लगाई भी गई हैं? क्या इम्प्लीमेंटेशन का भी कोई मामला सामने आया है इस तरह का जहाँ जुर्माने लगे हों? जी सर, है इसमें बोर्ड अगर अपना कोई पेनल्टी लगाता है, अगर उससे कोई ग्रीवियांस है किसी पर्सन को कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेनल्टी इतनी हाई लगा रखी है, तो आप इसकी अपील आप एपेलेंट में कर सकते हैं, एपेलेंट ट्रिब्यूनल में आप कर सकते हैं कि भाई हमें ये ग्रीवियांस है। तो मैंने देखे हैं सर ऐसे मैटर्स वहाँ पे। और प्लस सेशन कोर्ट है वो ऑफेंसेस के लिए ही है कि अगर कोई अटैम्प्ट करता है या फिर कंट्रावेशन कर रहा है, रूल्स का उल्लंघन कर रहा है, तो आप सेशन कोर्ट में भी ऑफेंस है, और इसमें CRPC फॉलो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बोर्ड ने पेनल्टी इम्पोज कर दी है और जिसके अगेंस्ट इम्पोज करी वो अमाउंट नहीं दे रहा है, तो रिकवरी भी कराई जाती है। और रिकवरी में सब कुछ है इसमें कि उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं या उसको जेल भी डाल सकते हैं, उसको जेल का प्रावधान भी? यस, उसकी इमूवेबल एंड रिमूवेबल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिकवरी लेनी है। सपोज रिकवरी हमारी है यहाँ पे 2 लाख की, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 1 लाख तो है ही है, 2 लाख की है, तो 2 लाख का जो भी उनके पास सामान है, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अटैच कर सकते हैं। यस, और जो प्रॉपर्टी है जो उनकी रेगुलर पर्पस के लिए, सपोज कि उनके पास कोई कृषि है, कोई फार्मर है, ठीक है, उसके पास कोई स्टूल वगैरह है जिससे कि फार्मर करता है, वो हमारे एग्जेम्प्टेड है, वो हम नहीं ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते, वो नहीं लेंगे हम। और अगर यही बात कंपनीज के साथ हो तो उनके साथ क्या कुछ जुर्माने आयद हो सकते हैं? यस, कंपनी की जो सेट्स है वो लेके जाएंगे, कंपनी के सेट्स सब लेके जाएंगे कि भाई आपको फाइन दे दो या तो फिर हम आपकी अटैचमेंट करेंगे, दैट्स वाई। तो इशू जो आते हैं क्या इसी तरह के आते हैं कि कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कहीं जो है अनफेयर बिजनेस हुआ है, या इसके अलावा भी कुछ इश्यूज आते हैं कि CDSL या NSDL से उन्होंने कुछ बेचना चाहा या नहीं बिक सका या कहीं उनको सीज कर दिया जाए? क्या यहाँ पर कुछ शेयर भी सीज हो जाते हैं, जैसे हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं दिक्कत होती है तो अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं लोगों के? क्या CDSL और NSDL के अंदर भी ऐसा कोई प्रावधान है कि जहाँ उनको कहीं कुछ भ्रष्टाचार या गड़बड़ नजर आती है तो वो शेयर्स जो है वो सीज कर दिए जाते हैं? यस, वो इसलिए सीज कर देते हैं जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता, तब तक जैसा है वैसा ही रहा स्टेटस को, ठीक है, इसलिए सीज कर दिए जाते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर उनके भी अकाउंट्स ओपन कर दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर भी वही प्रावधान, वही प्रोसेस एक दिया गया है, जहाँ पर कोई खतरा अगर देखा जाए तो उसको रोक दिया जा सकता है, ट्रांजैक्शन ना हो जाए कहीं आगे ट्रांजैक्शन। दैट्स वाई, इसलिए जो भी स्टेटस को है जैसा है वैसा ही रहेगा, अकाउंट सीज कर दें, आप कोई ट्रांजैक्शन आगे नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर इनका ओपन जैसा है ओपन हो जाएगा अकाउंट। इमीडिएट अगर कोई इंसान कोई स्टॉक खरीदता है तो सीधा सबसे पहला उसका जो होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू वो करता है, और CDSL और NSDL से जो ताल्लुक होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का होता है या इन्वेस्टर का किसी तरीके से सीधा होता है?
यहाँ भी मैं समझना चाहूँगा इस एंगल को। यस, डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं जा सकता, वो डीपी के थ्रू ही जाएगा। और वो जो डीमेट अकाउंट खोलता है वो डीपी के पास खोलेगा। डीपी खोलेगा, डीपी हेल्प करता है, हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा डीपी में रहेगा या सीडीएसएल और एनएसडीएल डिपॉजिटरीज में जाता है उसका रजिस्ट्रेशन? डीपी मेंटेन करता है रिकॉर्ड सारे। डीपी मेंटेन करेगा कि हमारे पास कितने बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स आए हैं, वो पूरा मेंटेन करेगा रिकॉर्ड हमारा कि, और रिकॉर्ड का मेंटेन करने का जिम्मा सिर्फ डीपी का ही होता है सर। और अगर किसी कस्टमर के साथ, किसी इन्वेस्टर के साथ डीपी के जरिए कोई फ्रॉड हो रहा है, देन वो क्या करे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन सर। तो इसी के लिए इन्होंने क्या नाम है ये प्रावधान बनाया, कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट बनाई गई है इसी एक्ट के लिए, सिर्फ इसी ही मसले को सुना जाए। फिर इसी मसले को सुना जाए। मेरे बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि स्टूडेंट से फिर पूछ लेना चाहिए, कहीं उनके पास कोई सवाल रह ना जाए। जी, आपके पास कोई सवाल, किसी के पास? जो भी हमारे सिविल मैटर्स होते हैं या फिर मनी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, वो हम एक सिविल कोर्ट में डील किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो ऐसा क्यों है, कुछ स्पेशल इसका कोई रीज़न हो कि जो हमारे इससे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो हम क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू डील करते हैं? जी, हाँ, अहम सवाल है और आपका जो है एक तजुर्बा है। जैसे मैंने बताया आपको, पेनल्टी के लिए तो बोर्ड है ही है हमारा, ठीक है, और जो ऑफेंसेस होंगे उसके लिए स्पेशल कोर्ट है। और रिकवरी के लिए इनके लिए रिकवरी एजेंट होते हैं, रिकवरी से दैट मीन्स वो रिकवरी करेंगे। बोर्ड ने तो पेनल्टी लगा दी, ठीक है, कितनी पेनल्टी है, अगर वो जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास किया गया है वो देता है, ठीक है, नहीं तो फिर एक रिकवरी सेल होती है, वो रिकवरी करते हैं। उनके पास सीआरपीसी के भी प्रोविज़न आ जाते हैं, अटैच करना, मूवेबल प्रॉपर्टी लेना, उसको प्रिजन बनाना, जेल में डालना, ये सारे प्रोविज़न फिर सीआरपीसी से लिए जाते हैं। और वैसे ही अगर वो पर्सन कोर्ट में जाएगा जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किए गए हैं कोर्ट में, तो कोर्ट भी उसकी हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज कोर्ट की पावर ही नहीं है, कोर्ट कोई कॉग्निजेंस ले ही नहीं पाएगी। कोई ऑफेंस है या कंट्रावेंशन है या फिर आपका कोई अटैम्प्ट है या अबैट है या कॉन्स्पिरेसी है, तो फिर इसमें स्पेशल कोर्ट इन्वॉल्व होगी, जो हमारे सेशन कोर्ट ही होते हैं, इसमें ऑनरेबल सेशन कोर्ट होते हैं इसके अंदर। और उसकी अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लिमिटेशन जो एक्ट है हमारा लॉ में, वो भी इस पर एप्लीकेबल होता है। विद इन आप अगर आपका अपील जाना है आपको अपील में, तो विद इन 3 मंथ्स में आप जा सकते हैं। अगर वो आपका एक्सपायर्ड हो गया है 3 मंथ्स, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने के लिए। यानी देखा जाए तो तमाम जो पहलू है उस पर रोशनी डाल दी गई है, लेकिन काफ़ी देर से मोनिका जी खामोश हैं, उनसे जानना चाहूँगा, एक कॉमन इन्वेस्टर जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहा है, उसके लिए क्या कुछ ऐसे जो प्रिकॉशंस होते हैं, यानी कहीं ना कहीं सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, खासतौर से आज के इस डिजिटल दौर में जहां उसके सामने आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत कुछ उसको बताया जा रहा है, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं? क्योंकि आपने पुराना दौर भी देखा है मार्केट्स का, इन्वेस्टमेंट का, और ये नया डिजिटल दौर भी देखा और इतने सारे कानून भी आपने देखे। मैं चाहूँगा इस पर भी रोशनी डालें। एक बहुत ही छोटी सी अगर प्रैक्टिकल टिप दी जाए, जहाँ पे क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने सारे ऐप आए हैं और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टर को द एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन के थ्रू अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब जैसे एक प्रोवर्ब है कि जो चीज़ सस्ती मिल रही हो ज़रूरी नहीं है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ गोल्ड। तो बहुत आप सावधान रहें कि अगर कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसकी कंपनी के पोर्टल से एटलीस्ट आप ज़रूर कोरिलेट करें कि ये सही है या फिर ये रजिस्टर्ड है, डीपी के थ्रू है, या फिर इनका कितने सालों का पुराना इनका बैकअप है। जैसे हम ट्रेनिंग के दौरान जनरली स्टूडेंट्स को भी हम यही काउंसिल करते हैं कि आप एक कम से कम एक एनालिसिस करिए, एक रिसर्च करिए, उनके कम से कम 5 साल पुराने आप उनका फाइनेंशियल डेटा ज़रूर देखिए, एनुअल रिपोर्ट देखिए, एनुअल रिपोर्ट्स आपको उनकी पोर्टल्स में मिल जाएंगी। तो ये एक बेसिक स्टडी आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, समय का भी पढ़ने के लिए कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका बहुत हार्ड अर्न मनी है, कैसे करें। और दूसरा जो जैसे क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं और इन्होंने इतनी सारी क्वेरीज करी हैं, हमेशा इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है, आपके ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती। बहुत छोटी सी चीज़ हम देखते हैं, स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट चिप्स हुए या इस पे, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट मीजली 100 रुपीज़ की सिप से भी कर सकते हैं उस समय जब आप खुद स्टूडेंट हैं।
जी। और आप उसको एक अगर हैबिट बना करके चलेंगे, आपको पता नहीं आपका आने वाले सालों में जब तक आपकी रिटायरमेंट आएगी आपका कितना स्ट्रॉन्ग कॉर्पस हो जाएगा। सिप मींस सिस्टमेटिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप जो मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो एज मीजली एज 100 रुपीज, सो दैट्स ऑल। इन्वेस्टमेंट इज अ हैबिट जो आज हम डिस्कशन लेकिन भी कर रहे उसको हैं। उस इन्वेस्टमेंट को वाइजली करना और जानकारी के साथ करना जो है वो बहुत जरूरी है। और यहाँ गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। यहाँ पर प्रोग्राम हमारा आखिरी मरहले में सिर्फ एक सवाल जो है वो समझने की कोशिश करूंगा और जानने की। बहुत सारी मतलब इस मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, और ये भी होता है, हम देखते हैं हर दौर के अंदर कि कोई ऐसी कंपनी है उसका शेयर जो है वो तेज़ी के साथ उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है और हमारे बहुत सारे देश के लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद वो तेज़ी से नीचे आ जाता है और उनके अंदर उनका किसी का सारा पैसा और किसी का बहुत सारा पैसा डूब जाता है। ऐसे हालात में क्या कानूनी प्रावधान है कि वो कहीं ना कहीं जा कर के ऐसी कंपनी को अपने अदालत के कटघरे में खड़ा कर सके? सर ये तो वक्त के दौर के अकॉर्डिंग ही राइज हुआ है, ठीक है। अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो लॉस के लिए भी आप जिम्मेवार हैं, ठीक है। अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं, ऑलवेज आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लॉस ही मिलेंगे। और ये पूरा ट्रांसपेरेंसी है। ये कभी कभी हमें शेयर्स बहुत आसमान को छूते हैं, कभी कभी ज़मीन तक आ जाता है वो। तो इसमें कानून क्या करेगा इसके अंदर सर? अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो लॉस भी आपको लेने ही होंगे। और इसमें एक बात और सर है कि जो हमारी बोर्ड हमारे जो पेनल्टीज लगाती है ना, ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये अमाउंट हमारा कंसोलिडेटेड फंड में ही डिपॉजिट होता है सारा, ये जितना भी जुर्माना लगाया जाता है कंसोलिडेटेड फंड। बहुत खूब। तो यहाँ एक बात फिर आ जाती है, जैसे मोनिका मैम ने कहा कि किसी भी कंपनी का जो है उसका प्रोफाइल ज़रूर चेक करें, उसके एनुअल रिपोर्ट्स, उसका 5 साल का रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ इन्वेस्ट करें। मार्केट बड़ी है, मार्केट में मौके बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी आपकी है। कवानीन सरकार ने बनाए हैं, हुकूमत ने बनाए इसलिए ताकि आपके साथ कहीं कुछ धोखा या फ्रॉड ना हो। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं ये कहना चाहती हूँ सर, काफ़ी पर्सन हैं जो इलिटरेट होते हैं। अब उनके लिए क्वेश्चन आता है कि वो कैसे मोबाइल चेक करें या फिर अपना गूगल पे सर्च करें या पता लगाएं, बिकॉज दे आर द इलिटरेट। तो उसके लिए भी इसमें जो कानून बनाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अपने कैंप लगा रखे हैं जागरूकता के लिए कि आप वहाँ पर जाके अपनी एडवाइस ले सकते हैं। अगर हम किसी ब्रोकर्स के पास जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं रूल्स रेगुलेशंस, तो अगर हम वहाँ पे जो उनके कैंप वगैरह है वहाँ जाएंगे तो आपको जेन्युइन आंसर ही मिलेंगे। यानी वहाँ पर जाकर के आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अज्ञानता जो है वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। तो आप कहीं भी ऐसा ना रहें कि आपको मालूमात में कमी हो। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हर कानून के ऊपर जानकारी, मालूमात आप तक पहुंचती रहे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने दोनों मेहमानों के कि आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की, आज के इस मौजू पर अपने तजुर्बे से, अपनी नॉलेज से रोशनी डाली। हमारे नाजरीन ने भी आज की इस पेशकश से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं तमाम स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया?